नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, उनको इस जगह पे बहुत समस्या आती है। जो एलटी का एग्जाम होने वाला है, देखना यहाँ से इस वीडियो से एक या दो प्रश्न जरूर मिलेंगे। मतलब ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा कितने आसान तरीके से चीजों को हम याद करते हैं। क्या करेंगे? याद करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। हमने भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी संप्रदाय थे, सिद्धांत है, रस सिद्धांत हो या फिर रीति हो, अलंकार हो, सबको बहुत आसान भाषा में बता दिया है, पढ़ा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके आप वीडियोस में देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है, अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु के भेद कितने हैं? दो। इस चीज को याद रखिएगा कि जो आप नाट्य शास्त्र भरत मुनि का देखेंगे, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो है काव्य शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर पूछे अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु के कितने भेद होते हैं? दो। शायद ये ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कितने हैं, दृश्य हैं और सूच्य। पूछ लेगा दृश्य के कितने भेद हैं, तो दो हैं, रूपक और उपरूपक। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पूछ लेगा कि रूपक के कितने भेद हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? रूपक के 10 भेद और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। अब ये क्या है, उपरूपक और रूपक? रूपक में जैसे कि नाटक के कई प्रकार होते हैं, उनके अंकों के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। तो 10 रूपक जो होते हैं, उनको अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपक के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रख लीजिए, इन 10 को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जो नाटक है ये तो आता ही है, प्रकरण भी जो है रूपक के अंतर्गत आता है। नाटक और प्रकरण, इसमें क्या होता है कि इसमें 5 से 10 अंक होना अनिवार्य होता है। मतलब अगर कोई भी है वो नाटक लिख रहा है या प्रकरण लिख रहा है, तो उसमें 5 से 10 अंक होने ही चाहिए। अगर किसी में 4 अंक है, क्या है, अगर किसी में 4 ही अंक हैं, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? डिम के और इहा मृग के। किसके अंतर्गत आएगा? डिम के और इहा मृग के। ठीक है। समूहकार में क्या होता है, कितने अंक होते हैं, पूछ सकता है। समूहकार में 3 अंक होते हैं। याद रख लीजिए, नाटक और प्रकरण में 5 से 10 अंक होने अनिवार्य हैं, और डिम और इहा मृग में 4 अंक होते हैं। लेकिन समूहकार में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी हमने लिख दिया है, भाड़, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रहसन, इन सब में क्या कितने अंक हैं? 1 अंक, अर्थात एकांकी जैसे होता है, तो इसमें कितने अंक हैं? 1 अंक हैं। इन सब में एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसमें 1 अंक नहीं होता है, तो याद रख लीजिए, भाड़, व्यायोग, अंक, वीथी, प्रहसन, ये सब क्या हैं? 1 अंक वाले नाटक होते हैं। भाड़ अगर देखें तो आप एक भारतेंदु का नाटक देखते होंगे, विशस्य विषमौषधम। क्या है? भाड़ के अंतर्गत आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाड़ के अंतर्गत कौन आता है, तो विशस्य विषमौषधम। याद रख लो, विषमौषधम। अगर इसकी प्रवृत्ति पूछे कि ये क्या है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये भाड़ के अंतर्गत आता है। मैं बहुत कंफ्यूज होती है, कौन भाड़ है, कौन लास्य रूपक है, कौन प्रहसन है, बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने इसको रिलेट कर लिया। देखो, जब कोई विष पीता है, जब किसी को आप विष पिला दोगे, जहर पिला दोगे, तो वो सीधा भाड़ में चला जाएगा। भाड़ का मतलब मृत्यु, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने अपने दिमाग में थोड़ा सा ट्रिक बना लिया था
कि अगर किसी को विष पिला दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, भाड़ में चला जाएगा। विषस्य विषमौषधम की श्रेणी क्या है अगर पूछे तो भाड़ है। ठीक है, प्रहसन पूछता है तो इसका प्रहसन भारतेंदु का एक नाटक है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। क्या है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। आप सब जानते होंगे, लेकिन अक्सर एग्जाम में गलतियां कर देते हैं, तो ध्यान में बैठा लीजिए, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। अगर कोई हिंसा कर रहा है तो वो प्रहसन का पात्र बन जाता है। ऐसे रिलेट कर लो, अगर कोई हिंसा कर रहा है तो वह प्रहसन मतलब हंसी का पात्र बन जाता है। रूपक में कौन कौन से आते हैं, रूपक के 18 भेद हैं। उसमें जैसे एक रासक हो गया, एक सट्टक हो गया, ये सब आता है। क्या हो गया, आप देखेंगे उसमें रासक सट्टक आता है। सट्टक आप देखेंगे कि जो राजशेखर की क्या है, कर्पूर मंजरी पूछा जाता है। कर्पूर मंजरी जो है इसकी श्रेणी क्या है, ये इसका प्रकार क्या है, तो यह सट्टक है। क्या है, यह सट्टक है। कर्पूर मंजरी क्या है, सट्टक है। और रासक देखो, यहाँ पर रासक है तो भारत दुर्दशा जो है वो लाश से रासक है। क्या है, भारत दुर्दशा जो भारतेंदु का नाटक है वह क्या है, लाश से रूपक है। हमने याद कर लिया था। देखो किसी की जब दुर्दशा होती है तो वो क्या होता है, लाश बन जाता है ना, लाश से रूपक। अगर लाश से रूपक पूछे, लाश से रूपक अगर पूछता है भारतेंदु के नाटक में, तो आप बताओगे भारत दुर्दशा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रही हूँ, अक्सर आप कंफ्यूज होंगे, तो रिलेट कर लो। अगर किसी की दुर्दशा हो रही है तो मतलब वो लाश बन गया है, लाश की क्या हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। ठीक है, लाश से रूपक। तो याद कर लो, रूपक के कितने भेद हैं, 10 हैं। और नाटक प्रकरण में 5 से 10 अंक होते हैं। इसके बाद डिम और इहा मृग में 4 अंक होते हैं। समयकार में 3, बाकी जो बच रहे हैं अंक विधि व्यायोग और क्या है प्रहसन भार, ये सब 1 अंक के होते हैं। ये चीज पूछा जाता है। सूच मतलब अर्थोपक्षेपक। क्या है, अर्थोपक्षेपक। चाहे इसको आप सूच्य कह दें चाहे अर्थोपक्षेपक, पूछ लेगा सूच्य के कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। और इसका आपको दे देगा कालक्रम भी लगाने के लिए, किसका पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है चूलिका पूछा गया है। तो पर्दे के पीछे, सूच्य मतलब सूचना देने का, जो सूचना देने का प्रकार है, किस किस तरह से सूचना नाटक में दी जाती है, उसी का जो है उसी को सूच्य कहते हैं, अर्थोपक्षेपक कहते हैं। तो जो पर्दे के पीछे से सूचना दी जाती है, क्या है, पर्दे के पीछे। दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को जो मेरे कंटेंट है वो अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन फिर भी जो मेरे पास है मैं उसी से आप लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। तो क्या है, चूलिका में क्या होता है, पर्दे के पीछे से सूचना दी जाती है। तो याद रख लो, चूलिका में क्या होता है, पर्दे के पीछे से सूचना दी जाती है। पहले आता है विस्कंभक। विस्कंभक में क्या होता है कि जो उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं उनके द्वारा सूचना दी जाती है। मतलब यहाँ पर उच्च और निम्न दोनों पात्र सूचना देते हैं, लेकिन प्रवेशक में क्या होता है, सिर्फ निम्न श्रेणी का ही पात्र सूचना देता है। आप देखे होंगे बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं, जैसे द्वारपाल आ गया, द्वारपाल आके सूचना देगा। कभी कभी होता है कि कोई ब्राह्मण है, मुनि है, वो आके किसी बात की सूचना दे रहा है, तो मतलब वो विस्कंभक की श्रेणी में आएगा। लेकिन कोई द्वारपाल आके सूचना दे रहा है तो वो निम्न श्रेणी का है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रवेशक हो जाएगा। चूलिका पर्दे के पीछे। अंकाश में क्या होता है कि कभी कभी देखो कोई नाटक खेला जा रहा है तो एक मंच पे कोई सीन क्रिएट हुआ, कोई सीन दिखाया गया और फिर वो मंच
वहीं पर समाप्त हो जाएगा। दूसरी बार पर्दा खुलेगा तो दूसरा दृश्य होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही मंच को बदल कर सूचना दी जाए, ठीक है। लेकिन अंकावतार में क्या होगा, कभी कभी देखो कि जो है मंच को बदला नहीं जाता है, मंच वही है, पात्र थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं लेकिन मंच वही रहता है, वहीं पर चीजें होती है। ये है अंकावतार। तो विस्कंभक, विस्कंभक क्या करता है, प्रवेश करता है। और कैसे प्रवेश कर रहा है, चूलिका की तरह प्रवेश करता है और अंकाश से के साथ मिलकर अपना अवतार बदल लेता है। ऐसे रिलेट कर लो। विस्कंभक क्या करता है, प्रवेश करता है। और प्रवेश कैसे करता है, चूलिका की तरह, जैसे एकदम चोर लोग करते हैं, चूलिका की तरह प्रवेश करता है और अंकाश से मिलकर अवतार दूसरा ले लेता है। हमने ऐसे याद किया था। अब पूछेगा, कार्य व्यवहार की दृष्टि से वस्तु योजना के कितने भेद हैं, तो 3 हैं। पूछेगा कार्यावस्था के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, पूछेगा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, संधि के अंतर्गत कौन सा आता है या कौन सा नहीं आता है, या फिर इसका क्रम से दे देगा, किसी में उल्टा पुल्टा रख देगा तो किसी में सीधा लगा के दे देगा। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर लो। प्रारंभ, देखो जब आप पढ़ाई शुरू करते हो, प्रारंभ करते हो, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। क्या करते हो, प्रयत्न करते हो। और जब प्रयत्न करने लगते हो ना, तब आपको आशा जग जाती है, प्रत्याशा, आशा जग जाती है कि शायद अब मेरा सपना सफल हो जाएगा, ठीक है, प्रत्याशा। और फिर नियताप्ति हो जाती। नियताप्ति का मतलब कि जब हमें लगने लगे कि अब जो है हम सफल हो रहे हैं। नियताप्ति का मतलब जब नाटक देखो कोई खेला जा रहा है और लगने लगता है कि अब जो है नायक अपने फल को प्राप्त कर लेगा, या जैसे हीरोइन को विलन ने किडनैप कर लिया है तो बचाने में क्या है, लगभग लगभग कारगर हो जाता है, ठीक है। तो उसी को निताप्ति कहते हैं। तो वही बात है कि जब आप पढ़ते हो, प्रारंभ करते हो, प्रयत्न करते हो, आपको आशा लग जाती है और अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं, निताप्ति के पास पहुंच जाते हो, और अंत में क्या होता है, आपको उसका फल मिलता है, फलागम। एकदम आसान ट्रिक है, थोड़ा भी आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ करोगे तो उसके बाद तो प्रयत्न करना पड़ेगा, और जब प्रयत्न करने लगते हो तो आपको आशा जगती है, प्रत्याशा और निताप्ति, फिर फल मिल जाता है, फलागम। अर्थ प्रकृति, प्रकृति में क्या करोगे, आप बीज को बोते हो ना, खेत में मिट्टी में ही तो बीज को बोते हैं। तो प्रकृति में क्या करोगे, चीजों को रिलेट करो, क्योंकि आपको इसी में फंसा देगा इधर उधर करके। तो प्रकृति में क्या करते हैं, एक बीज बोते हैं। देखो जब बीज बो दिए तो छोटा सा उसमें बिंदु की तरह निकलेगा, क्या निकलेगा, अंकुर, बिंदु की तरह निकलेगा, और वह ऐसे बन के पताका बन जाएगा। जैसे पताका होता है शंकर भगवान का या किसी का भी पताका, वो पूरा ऐसे पताका बन जाता है। जगह नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। देखो जैसे कोई बीज है, ऐसे छोटा सा बिंदु निकलेगा, फिर वो ऐसे सीधा जाएगा, पताका बन गया। और फिर प्रकरी मतलब कई प्रकार के उसमें से ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और यही सब क्या है, कार्य करने लगते हैं। क्या है, कार्य करने लगते हैं, ठीक है। फिर से देखो प्रकृति में क्या होता है, बीज बो दिए, बिंदु निकला, फिर क्या हुआ, वो पताका बन गया, और पताका से कई प्रकार के उसमें से पौधे निकल गए, और वही कार्य करने लगते हैं। संधि, इसका थोड़ा सा उल्टा सा है, फिर भी याद करने से मतलब है, याद कर लो। संधि का अगर पूछे कि संधि में कौन कौन से आएंगे, तो संधि भी 5 ही होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। क्या है, निर्वहन। हमने इसको रिलेट किया था, देखो संधि, संधि मतलब होता है मिलना। क्या है, मिलना, संधि मतलब मिलना। जब एक मुख दूसरी तरफ से प्रतिमुख मिलते हैं, एक इधर मुख है दूसरा प्रतिमुख है, मिलते हैं तो क्या हुआ, गर्भ हो गई, गर्भवती हो गई। और फिर चारों तरफ विमर्श होने लगता है ना, चारों तरफ क्या होने लगता है, विमर्श होने लगता है, बातें होने लगती हैं।
फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। फिर लड़के की शादी लड़के से करा दी जाती है और उसका निर्वहन करना पड़ता है, निर्वहन करना पड़ता है। बहुत आसान सी ट्रिक है। संधि किसी से होगा, मुख मिलेंगे, प्रतिमुख उधर से आएगा और गर्भवती हो जाएंगी, गर्भ विमर्श होने लगता है चारों तरफ, इसके बाद निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है, हमने एक चीज लिखा है यहाँ, संकलन त्रय बहुत पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। संकलन त्रय में 3 आते हैं, संकलन त्रय 3 होते हैं। पहला है स्थान, समय या काल, कार्य। अब इसी में फंसाएगा, समय भी दे देगा, काल भी दे देगा। अब आप सोचेंगे काल भी होता है, समय भी होता है। समय का मतलब ही काल है, ठीक है। इसका आप इंग्लिश याद करो। स्थान का मतलब आप प्लेस याद कर लो, समय का मतलब टाइम याद कर लो और कार्य का मतलब आप एक्शन याद कर लो। ठीक है, आप इंग्लिश याद कर रहोगे तो आप हिंदी को आराम से कर लोगे, नहीं तो ऐसे ऐसे वही पर्यायवाची रख के आपको कंफ्यूज कर देगा। स्थान है, समय या काल है, कार्य है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर देता है फिर आप उसको गलत मानेंगे। प्लेस है, टाइम है, एक्शन, प्लेस टाइम एक्शन। तो जितना भी मैंने पढ़ाया मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।